अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और चैप्टर 3 हमारा फिनिश हो गया था। इसकी हम मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने लास्ट वीडियो में कराया था और आज मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। आपको वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेन डायग्राम्स के थ्रू, यानी कि आपने सिर्फ वेन डायग्राम्स बनानी है और उसी पे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। और आपको 3 सेट्स गिवन है। जैसे कि आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए 3 सेट हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 3 सेट्स हैं, सेट एक्स, सेट वाई, सेट जेड। सेट एक्स आपके पास है। अब ये जो सेट एक्स है ना, इसमें हमें एलिमेंट्स तो नहीं नज़र आ रहे, यानी कि ये टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी सिंबॉलिक फॉर्म होती है, इसमें सिंबल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो सिंबल्स को हमने पढ़ना होता है और अंडरस्टैंड करना होता है और इस सेट को फिर टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। जैसे कि ये जो सेट है इसमें लिखा हुआ है 2x, इसको पढ़ते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू, ये भी एक सिंबल है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये एंड का साइन है, एंड x इज़ लेस देन 20। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि x 20 से छोटा है और ये एक नेचुरल नंबर है। और इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, 2x की तरह के। अभी मैं आपको डिटेल भी बताती हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद सेट y है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 की टेबल वैल्यूज जो होती हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3 होता है ना, तो 3 इसका फर्स्ट मल्टीपल है। 3 2 ज़ा 6 है तो 6 इसका सेकंड मल्टीपल है। 3 3 ज़ा 9 है तो 9 इसका थर्ड मल्टीपल। तो पहले 6 मल्टीपल्स आपने लेने हैं। नेचुरल का मतलब है कि 1 से शुरू होंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल से। और सेट z आपके पास है 6x such that x belongs to the set of whole number, w stands for whole number and x is less than 20, x 20 से छोटा है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि x जो है वो 20 से छोटा है और आपने 6x के लिए सेट बनाना है। 6x का मतलब होता है मल्टीपल्स ऑफ 6, 2x का मतलब ये है कि मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 2 आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 6 आएंगे और यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सबसे पहले सेट x की सेट बिल्डर फॉर्म ये दी गई है, इसको टेबुलर फॉर्म में यानी कि इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखते हैं। सबसे पहले देखो सेट x के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, 2x यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2, जबकि x जो हो लेस देन 20 है। x लेस देन 20 है और x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, यानी कि 1 2 3 4, कहाँ तक जाना है, x लेस देन 20, 20 से छोटे नेचुरल नंबर, यानी ये चलेगा 19 तक। ठीक है, तो 2x क्या होगा, 2x का मतलब है x 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे x जब 1 है तो 2x 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 4 6 8 10, 8 10 12 अप टू करते जाओगे, नहीं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 19 को जब लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 2 ज़ा 38, 38 तक हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने। तो x के अंदर क्या होगा, x का जो पहला एलिमेंट है वो है 2, दूसरा है 4, फिर 6 8 10 12 14 16 18, इधर नीचे आ जाओ 20 22 24 26 28 30 32 34 36 एंड 38। ठीक है, 38 तक हम जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। ये सेट x की एलिमेंट्स इस तरह से आ गए। इसी तरह से हमने ये सेट x के जो एलिमेंट्स आए हैं, इसमें एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये वाली जो फॉर्म होती है ये टेबुलर फॉर्म होती है। तो सेट x को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम पे जाएंगे। तो y को भी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। y क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, यानी कि 3 के पहले 6 मल्टीपल्स वो क्या होते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12,
3 5 15 एंड 3 6 18, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल्स आ गए, तो y की ये टेबुलर फॉर्म हो गई। सिमिलरली z को देखो, z में वो कह रहे हैं कि z के अंदर 6x के तरह के एलिमेंट्स हैं, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 6, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 थे। तो 6x कैसे, इसी तरह से आप यहाँ पे लिखो, x जो है वो लेस देन 20 है और x होल नंबर्स से बिलोंग करे, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो x की वैल्यू होगी 0 1 2, कहाँ तक लिखोगे, x लेस देन 20 यानी कि 19 तक चलते जाएंगे, ये 19 तक। तो हमें 6x की वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, करते करते ना 6 19 ज़ा तक आपने जाना, जो कि आता है 114। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए हैं सेट Z के। तो इसके अंदर लिख लेते हैं 0 6 12 18 24 30 36 42 48 अप टू 114। तो ये हमारे पास सेट Z की आ गई है टेबुलर फॉर्म। तो अब तीनों सेट्स हमारे पास है, सेट X ये है, सेट Y ये है और सेट Z ये है। इनको हम वेन डायग्राम पे प्लॉट करते हैं, शो करते हैं। वेन डायग्राम पे जाने से पहले आपने क्या करना है कि जो x, y और z है ना, इनके म्यूचुअल इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना, यानी इनकी आपस के जो है ना इंटरसेक्शन कर लेना, यानी x और y का, y और z का और x और z का। अब देखा जाए तो x और y में क्या कॉमन है, x में और y में अगर आप देखो, x जो है वो सारे इवन नंबर्स हैं 38 तक, और y जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है 18 तक। तो इसमें जो इवन आ रहे हैं ना, जैसे कि 6 12 और 18, वो इसमें भी आ रहे हैं 6 12 18। तो x और y का तो इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन y में हमें मिलते हैं 6 12 और 18। अच्छा, इसी तरह से y इंटरसेक्शन z देखो, y और z में क्या इंटरसेक्शन है, उसमें भी 6 दोनों में आ रहा है, 12 भी दोनों में आ रहा है और 18 भी, तो इसमें भी 6 12 और 18 आ रहा है। और x और z का इंटरसेक्शन देख लो, x इंटरसेक्शन z, x और z में क्या चीज़ कॉमन है, जो इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे इवन नंबर्स ही सारे आ रहे हैं 38 तक, ठीक है। तो x और z में क्या कॉमन होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 दोनों में है। उसके बाद 12, उसके बाद 18, ठीक है, और 18 के बाद इसमें 24 आ रहा है, 24 भी कॉमन है। 24 के बाद 30, वो भी दोनों में कॉमन है। 30 के बाद जो है वो 36, और 36 के बाद इसमें बड़े नंबर आने लग गए ना, और इसमें जो है वो 36 के बाद 38 है, तो 38 तो इसमें नहीं आया, तो बस यही कॉमन है। तो हमने पहले इनके इंटरसेक्शन निकाल दिया, इंटरसेक्शन को देखते हुए ना हम इनकी डायग्राम बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 में आपने प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ, लॉ भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, लॉ ऑफ यूनियन। तो पहले वो प्रूफ करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये होता है कि अगर 3 सेट्स है ना, ए बी सी इन जनरल होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक्स वाई और जेड है, तो एक्स यूनियन वाई यूनियन ज़ी एक तरफ अगर आप करो, और एक तरफ एक्स यूनियन वाई पहले कर लो, फिर यूनियन ज़ी कर लो, तो दोनों इक्वल आते हैं। ये स्टेटमेंट है इसकी। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है, राइट हैंड साइड के लिए ये बनाई है। तो चलो इसको करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले जो है वो एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है वेन डायग्राम के ऊपर, ठीक है। ये वेन डायग्राम है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करता है, और इसके अंदर सर्कल्स से जो है वो हम सेट्स को शो करते हैं। यानी कि एक्स सेट अगर मुझे दिखाना है तो उसके लिए मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। अब किस तरह का सर्कल होगा और किस तरह के बनेंगे, अभी हमने देखा कि एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड सब में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, यानी ये ओवरलैपिंग सेट्स है। तो ये इस तरह की डायग्राम बनेगी। एक्स, उसके अंदर उसका नाम लिखो, सेट वाई, उसके अंदर उसका नाम, सेट जेड, और इसके अंदर इसका नाम। अब इनमें क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, जैसे एक्स और वाई दोनों इधर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका इंटरसेक्शन है। एक्स और जेड इस लूप में एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये इनका इंटरसेक्शन है। और वाई और जेड
इस लूप में इक्वल ऊपर आ रहे एक दूसरे के, तो ये इनका इंटरसेक्शन है। जबकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। इसमें वो एलिमेंट लिखते हैं जो तीनों में आ रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और कर लो, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z भी लिख लो। अब देखो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इन तीनों में जो कॉमन होंगे ना वो इसमें आ जाएंगे, जैसे 6, 12 और 18। ठीक है, तो 6, 12, 18 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तीनों सेट्स में आ रहे हैं, तो वो यहाँ लिखे जाते हैं। मैं लिख नहीं रही, वैसे लिखने हैं तो आप लिख भी सकते हो, मैं लिख देती हूँ, बल्कि 6, 12 और 18 यहाँ आएंगे। ठीक है, और x और y के इंटरसेक्शन में भी वही आ रहा था, इसका मतलब इस एरिया में कुछ नहीं आएगा। और y इंटरसेक्शन z को देखो, वो आ रहा है 6, 12, 18, वो भी इधर लिख चुके हैं, तो इधर कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब x में पीछे क्या बचेंगे, x के ये एलिमेंट्स थे जिसके अंदर हमने 6, 12 और 18 यहाँ पे लिख दिए, तो जो बाकी है ना वो बाकी स्पेस पे होंगे। एक डायग्राम में मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, बाकी में आप खुद लिख लेना। तो अब x में क्या बचा, 2, 4, 6 मैंने लिख लिया है, 8, 10, 12 मैंने लिख लिया है यहाँ पे, 14, 16, 18 भी हम लिख चुके हैं, 20, 22, 24 भी यहाँ नहीं लिखेंगे, इसलिए कि देखिए जब हमने x और z का इंटरसेक्शन किया ना, यानी ये वाला सेट x और ये वाला z, इसके इंटरसेक्शन में 24, 30 और 36 आ रहा था, यानी यहाँ पे 24, 30 और 36 आएंगे। तो 24 हमने लिख लिया, 24 के बाद 26 यहाँ आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 के बाद 30 यहाँ पे है, फिर 32 आ जाएगा और 34 आ जाएगा, 36 यहाँ पे है और 38 फिर यहाँ पे कहीं पे लिख देना। तो अब ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं ना, तो लिखना मुश्किल है, तो अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन पहले आप ये सेट्स बना के शो कर देना ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको पता है डायग्राम कैसी बनेगी। अब y में क्या बच रहा है, y में 6, 12, 18 निकाल दो अगर, तो 3, 9 और 15 ये बच रहा है। अब z में देखो, z में भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 6, 12 और 18 निकाल दो, 6, 12, 18, ये देखो 6, 12 और 18 निकाल दो, और 24, 30 और 36। तो जो बाकी सारे बच्चे वो लिखने हैं आपने, यहाँ पे 0 हो गया, 42, 48, चलते 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 ये कहाँ तक जाएंगे, 114 तक। तो ये मैंने एक में लिख दिए हैं, तो आप बाकियों में ख़ुद लिख लेना, और अगर नहीं भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, तब भी ठीक है, लेकिन आपने यहाँ ज़रूर लिखना है कि x, y और z की टेबुलर फॉर्म क्या है। अच्छा, इसी तरह से ना आप एक और फिगर बना लोगे, यहाँ पे 2 फिगर्स बनानी है, x, y, z। ठीक है, अब इसमें मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे, आप लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पे हमें लेफ़्ट हैंड साइड है x यूनियन y यूनियन z, y यूनियन z ब्रैकेट में है, तो पहले y यूनियन z को करेंगे। अच्छा, y यूनियन z यानी कि y का सेट और z का सेट जो है मिल जाएगा, यूनियन का मतलब होता है मिला दो। तो इसको मैं शो कर देती हूँ, इसको मैं पेंसिल से शो करूँगी। y और z को मिला दो पूरा, तो मैं इसको ना हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करूँ, इस तरह की मैं लाइंस यूज़ कर रही हूँ y यूनियन z दिखाने के लिए। तो ये हो गया y और पूरा z। ठीक है, तो y यूनियन z हमने किस तरह से दिखाया है, इस पर आपने एक ऐसे बनानी है रेक्टेंगल, और उसमें इस तरह की लाइंस दिखा देना कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये y यूनियन z को शो कर रहा है। अब y यूनियन z को यूनियन करना है x के साथ, तो अब ये लिखोगे। अब ये जो y यूनियन z पूरा आया ना, ये जो हमने शेड किया है, इसको x के साथ यूनियन करने का मतलब होता है कि इसको अब x के साथ भी मिला दो, यानी x भी इसमें शामिल हो गया। तो उसके लिए मैं ना ये वाली लाइन शो कर लेती हूँ, वर्टिकल लाइंस, यानी x सारा, सारा y और सारा z, ये तीनों को मिला दो। यूनियन का मतलब बेसिकली यही होता है, सबको मिला दो। तो अब जो मेरा आंसर बना है उसमें मुझे ना, क्योंकि सारा ही हमने शेड किया, 2 तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। अब मुझे 2 तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ये वर्टिकल, ठीक है, और एक ये ऐसे स्क्वायर्ड में। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो ये लेफ़्ट हैंड साइड आपकी
ये आ गई है, ठीक है। यानी ये वाला एरिया जिसमें ऐसी लाइनें नज़र आ रही हैं और ऐसी लाइनें, तो ये सारा एक्स यूनियन वाई यूनियन सी आ गया। राइट हैंड साइड पे आओ, राइट हैंड साइड पे है एक्स यूनियन वाई यूनियन सी। तो ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई है, पहले वो करोगे और फिर एक्स यूनियन वाई को करेंगे यूनियन विद सी। अच्छा, एक्स और वाई इन दोनों को करना है यूनियन पहले, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले मैं दिखा देती हूँ। पूरा एक्स पूरा वाई, यूनियन का मतलब होता है पूरा शेड कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है एक्स यूनियन वाई। उसके बाद है एक्स यूनियन वाई को यूनियन करना है जी के साथ, यानी ये वाला जो सारा एरिया है ना इसको जी के साथ भी मिला दो। तो अब जी के साथ मिलाना है तो मैं वर्टिकल लाइन, यानी पूरा जी भी इसमें शामिल हो गया। सारी वर्टिकल लाइन हो जाएगी, तीनों मिल जाएंगे ना तो ये आ जाएगा। तो अब ये जो तीनों मिलने के बाद पूरा एरिया शेड हुआ, इसमें दो तरह की शेडिंग है, तो इसके दो पार्ट्स करोगे। एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है हमें और एक ये स्क्वायर्ड। तो फाइनल आंसर हमारा ये। तो देखा जाए तो दोनों पार्ट्स में शेडिंग बिल्कुल एक ही जैसी हुई, यानी एक ही रिज़ल्ट आया। तो ये थी मेरी फिगर 1 और ये थी मेरी फिगर 2। सो हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर 1 and figure 2 both shadings are same, hence हम लिख देंगे कि x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ प्रूव हो गई है फिगर से। स्टूडेंट अब है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि होता है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होती है और इक्वल टू होता है ये x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट में इंटरसेक्शन z। पहले यहाँ पे यूनियन था, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। तो एसोसिएटिव में ये चीज़ है, तो पहले इस ब्रैकेट को देखेंगे, ये है फिगर 1 और ये है फिगर 2। अच्छा, अब आप पहले ये y इंटरसेक्शन z करोगे इस तरफ के लिए ब्रैकेट वाला, और उसको फिर इंटरसेक्ट करोगे x के साथ, दो चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, पहले x इंटरसेक्शन y करोगे और फिर x इंटरसेक्शन y को इंटरसेक्शन करेंगे z के साथ। तो चले करते हैं। पहले है y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z का क्या मतलब होता है कि y और z का ओवरलैपिंग एरिया, कॉमन एरिया, ये y है ये z है, इनका कॉमन एरिया वो होता है जहाँ एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, जैसे ये वाली लूप, ठीक है। तो इसको शेड करेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो y इंटरसेक्शन z जो एरिया है मेरा वो ये वाला है, जिसमें मुझे ऐसी लाइनें नज़र आ रही हैं। उसके बाद है y इंटरसेक्शन z को इंटरसेक्शन करना है x के साथ, यानी ये जो ये वाला एरिया है ना y इंटरसेक्शन z, ये x के साथ कहाँ ओवरलैप करे, यानी x के ऊपर कहाँ आ रहा है, वो ये वाली लूप है छोटी सी, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन दिखाती हूँ। तो जब मैंने इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगाई तो ये एक स्क्वायर टाइप बन गई है, स्क्वायर्ड लाइन टाइप, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ना ये वाला लूप आ रही है, यानी इन तीनों का इंटरसेक्शन, बेसिकली इन तीनों का इंटरसेक्शन ये। तो इसमें मेरे पास सिर्फ इस तरह की लाइन आ रही है। अब आंसर में सिर्फ ये वाला एरिया है जिसके ऊपर ये वाली लाइन है, ये वाला नहीं आंसर में आएगा, ठीक है। फिगर 2 के अंदर है x इंटरसेक्शन y, x ये है y ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला लूप है जहाँ एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देते हैं, तो ये हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद x इंटरसेक्शन y जो आया ना, यानी कि ये वाली लाइन एरिया, इसको इंटरसेक्शन इसका देखना है z के साथ, यानी ये वाली जो लूप है वो z के ऊपर कहाँ आ रही है, वो इस पार्ट पे आ रही है, ये वाली छोटा सा। इसको अब मैं वर्टिकल लाइन दिखा देती हूँ। तो जब मैंने इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगाई ना, तो ये किस तरह का एरिया बन गया, ऐसे थी पहली लाइनें, अब ऐसे हो गई। तो अब मेरा ये आंसर आया। तो अगर देखा जाए तो दोनों में फाइनल आंसर ये छोटा सा पार्ट बन रहा है। सो फ्रॉम फिगर 1 and 2 बोथ एरियाज या शेडिंग्स आर इक्वल। फ्रॉम फिगर 1
and figure 2, both shadings are same, hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये वाली जो साइड है ये इक्वल टू आ गई है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। प्रूव्ड। स्टूडेंट अगर कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होता है या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये लॉ आपको प्रूफ करना है थ्रू वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम बना के बस उस पर प्रूफ करना है। और इसके लिए आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं 3, ए बी और सी। सेट ए के अंदर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर्स चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट सेट तक चलता जा रहा है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। बी भी एक इनफाइनाइट सेट है जिसके अंदर नंबर्स है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, यानी इससे पीछे -4 -5 एंड सो ऑन इस तरह चल रहे हैं। और सी भी एक इनफाइनाइट सेट है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं। और सी जो है वो सारे इंटीजर्स का सेट है, इसके अंदर 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी कि +1 भी है -1 भी, +2 भी है -2 भी, इस तरह से। तो अब देखो और से अगर, तो ए जो सेट है 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स वो सारा सी के अंदर आ रहा है। बी जो सेट है नेगेटिव इंटीजर वो भी सारा सी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप और करो तो ए जो है वो सबसेट होगा सी का और बी भी सबसेट होगा सी का। ये जो मैंने साइन लगाया है ये किसका साइन है? सबसेट का। अगर ये पूरा सेट एक बड़े सेट के अंदर आ रहा है तो ये छोटा वाला सेट बड़े का सबसेट है, तो ए जो है वो सबसेट है सी का। इसी तरह बी भी पूरा इसके अंदर आ रहा है तो बी इसका एक पार्ट है, सबसेट है, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब डायग्राम बनाएंगे ना, वेन डायग्राम, तो उस पर फिर हम ए और बी को सी के अंदर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनानी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए और बी दोनों सी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाओगे वो यूनिवर्सल सेट के लिए, और सी बड़ा सा सेट बना लेना ऐसे, इसके अंदर ए बनाना और इसके अंदर ही बी। और ए और बी का आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये नेगेटिव, तो ये डिसजॉइंट है, यानी कि ये अलग अलग बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरी फिगर भी बनाओ। दो मैं क्यों बना रही हूँ? क्योंकि हमें लॉ प्रूफ करना है। लॉ की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो दो एक जैसी फिगर्स बना लेना पहले। अब लॉ लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले वो लिखते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास होता है ए यूनियन, पहले यूनियन आ रहा है ना तो पहले यूनियन आ जाएगा। ओवर इंटरसेक्शन है तो एक ब्रैकेट लगाना है, और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए बी सी ऑर्डर में ही है, पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन। दूसरी तरफ क्या होता है? ए यूनियन बी ब्रैकेट में, फिर ये वाला साइन आता है इंटरसेक्शन का, और फिर ए यूनियन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे याद करोगे? ए को बी के साथ पहले यूनियन करो, फिर ए को सी के साथ यूनियन करो, और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए मैंने ये फिगर 1 बनाई है और राइट हैंड साइड के लिए फिगर 2 बनाई है। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें है ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो जो ब्रैकेट में होता है पहले वो लिखना बी इंटरसेक्शन सी, पहले ये शो करेंगे, जब ये आ जाएगा तो इसको फिर यूनियन कर देंगे ए के साथ, यानी ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम यूनियन करेंगे फिर ए के साथ, तो दो शेडिंग्स होंगी, ठीक है। अच्छा तो चलो पहले ये करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी ये है और सी पूरा ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ओवरलैपिंग एरिया जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो बी पूरा सी के ऊपर आ रहा है ना, तो पूरा बी ही इंटरसेक्शन हो जाएगा ऐसे।
तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल टू बी ही है, ठीक है। और उसको मैंने कैसे दिखाया है, ये वाली लाइनों से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब इस बी इंटरसेक्शन सी को यानी इस वाले एरिया को ए के साथ यूनियन करना है, यानी इसको ए के साथ मिलाना है, तो ये और ए दोनों आ जाएंगे, यूनियन में मिलाना होता है। तो अब मैं ये वाली लाइन्स लगा रही हूँ, इस पूरे को मैंने ए के साथ मिला दिया। तो अब जो फाइनल आंसर बना उसमें दो तरह की शेडिंग नज़र आ रही, एक वर्टिकल लाइन और एक ये स्क्वायर बन गए। तो आपने ऐसे एक रेक्टेंगल बनाना, इसके दो पार्ट करना, तो उसमें एक ये लाइन दिखा देना कि ये वाला एरिया भी हमारे आंसर में शामिल है और ये वाला भी, जिसमें ऐसे स्क्वायर लाइनें लगी हुई। ज़रूरी नहीं कि आप लाइनों से दिखाओ, आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा ये पूरा आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले करेंगे ए यूनियन बी, फिर करेंगे ए यूनियन सी, ब्रैकेट्स को पहले कर लेंगे, फिर इन दोनों ब्रैकेट का इंटरसेक्शन करेंगे, यानी इसका और इसका। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी को पूरा मिला दो, यूनियन का मतलब होता है मिला दो। तो मैं इनको मिला देती हूँ, ये ए है, ये बी। मैंने किन लाइन से इसको दिखाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब है ए यूनियन सी, यानी कि ए और सी, ए को सी के साथ मिलाएंगे तो सी आंसर आ जाएगा ना, तो उसको मैं वर्टिकल लाइन दिखा रही हूँ। पेंसिल से कर लेना, पेन से, इट्स अप टू यू। पेंसिल से करो तो ज़रा नीट हो जाएगा, और अगर गलती भी हो जाए तो आप रब कर सकते हो। तो अब मेरा जो आंसर आया ना, ए और सी को मिला के क्या आ रहा है, सेट सी, पूरा सी ही आ गया। तो पूरे सी को देखो, उसमें दो तरह की लाइनें नज़र आ रही, एक वर्टिकल और एक ये स्क्वायर। तो इसके दो पार्ट करना है, इसमें ये स्क्वायर वाली लाइनें भी आएंगी और ये वर्टिकल वाली भी, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। फाइनल आंसर नहीं आया अभी। फाइनल आंसर क्या होगा कि इस एरिया को और इस एरिया को अब हमने करना है इंटरसेक्शन, यानी कि ये दोनों एरियाज़ और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन एरिया था, इसका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन में वो वाला एरिया आएगा जिसमें जो ओवरलैपिंग हो। तो ओवरलैपिंग अगर हम देखें तो ये ए और बी, ठीक है। तो ए और बी वाला जो एरिया है वो फाइनल आंसर बन रहा है आपके पास। और उसमें अगर देखो आप, तो सिर्फ आपको ये वाली लाइंस नज़र आ रही हैं, तो सिर्फ ये वाली लाइन वाला एरिया होगा। तो फ्रॉम बोथ द फिगर्स बोथ शेडिंग आर सेम, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 बोथ शेडिंग्स आर सेम, हेंस ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, जो कि क्या कह रही थी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। प्रूव्ड। साथ इसके ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन 6 में भी क्वेश्चन 5 की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही प्रूव करना है, लेकिन उसमें था उसमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, और इसमें है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। और इसमें 3 सेट्स दे दिए गए पी क्यू आर, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अब देखो आपके पास सेट P है A B C D E, सेट Q है C D E F और सेट R है G H I J K। सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके जो है वो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप देखो कि डायग्राम कैसी होगी। P और Q का इंटरसेक्शन देखो, क्या P और Q में कुछ कॉमन है। C D E इसमें है और C D E इसमें भी है, C D E दोनों में कॉमन है। तो P इंटरसेक्शन Q जो है वो आ गया है C D E, ठीक है। और Q और R में कोई इंटरसेक्शन है, Q और R में इसमें C D E F है, इसमें G H I J K कोई कॉमन नहीं है। और P और R में देखो, इसमें ए बी ए से लेकर ई तक है, उसमें जी से के तक सारे डिफरेंट है, तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये डिसजॉइंट बनेंगे और ये भी डिसजॉइंट। सिर्फ पी और क्यू का थोड़ा सा एरिया जो है वो
कॉमन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल से शो करेंगे और उसके अंदर P बनाएंगे। ये है P और Q में कुछ कॉमन है ना, तो इनको ना मैंने थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर बना दिया, ये वाला ओवरलैपिंग एरिया जिसमें C, D और E आते हैं, ठीक है। और R जो है वो डिसजॉइंट सेट है, वो अलग ही बन रहा है, उसका इनके साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो डायग्राम ऐसी होगी। तो इस डायग्राम को आगे हम दो दफ़ा बना के फिर करते हैं और वो लिखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है और सेट PQR है। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो P इंटरसेक्शन Q यूनियन R ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इस तरफ ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, P इंटरसेक्शन Q लिखोगे पहले, फिर है यूनियन, ये बीच में आएगा, और P इंटरसेक्शन R। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। इसके लिए मैं ये फिगर बना रही हूँ, इसके लिए ये फिगर, ये है फिगर 1 और ये है फिगर 2। तो अब देखो, अभी हमने फिगर बनाई कि P इधर है, Q ये है और R अलग से, बिल्कुल R का इनके साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ये वाली फिगर आप दो दफ़ा बना लेना, पहले ये P, ये Q और ये R, ठीक है। अब इस तरफ, इस फिगर में मुझे ये वाली साइड दिखानी है, लेफ़्ट हैंड साइड, जिसमें ब्रैकेट में Q यूनियन R है। तो पहले Q यूनियन R करेंगे और Q यूनियन R जब आ जाएगा तो उसको इंटरसेक्शन करेंगे P के साथ। तो Q यूनियन R, Q ये है, R ये है, यूनियन का मतलब होता है इनको मिला दो, तो इस पूरे को मिला दो, ये Q हो गया और ये हो गया R। तो मेरे पास जो आंसर आया ना उसमें सिर्फ इस तरह की लाइनें हैं, ठीक है। अब Q यूनियन R हमने कर लिया है, इसको इंटरसेक्शन करना है P के साथ, यानी ये जो सारा एरिया है ना शेडेड, इसका देखना है कि ये इसमें से कौन सा पार्ट P के ऊपर आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे शेडेड एरिया में सिर्फ ये एक लूप है जो कि P के साथ ओवरलैप कर रहा है, यानी उसके ऊपर आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन में आएगा ये वाला। तो इसको ना मैं ऐसे लाइन्स लगा देती हूँ, तो फाइनल आंसर में सिर्फ ये वाला एरिया शामिल होगा। तो इसमें किस तरह की लाइनिंग है या शेडिंग है, ये वाली, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, ये वाली हमने इस फिगर पे दिखानी है। इसमें दो ब्रैकेट्स है ना, एक है P इंटरसेक्शन Q, पहले ये करेंगे, फिर P इंटरसेक्शन R, फिर इनको करेंगे यूनियन, यानी ये जो आए होंगे ना इनको फिर हम यूनियन कर लेंगे, मिला लेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q, P ये है, Q ये है, इनका इंटरसेक्शन, इनका वो एरिया होगा जहाँ एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ओवरलैप करें, तो वही आ जाता है, ठीक है। तो मैंने ये दिखा दिया इस तरह से। P इंटरसेक्शन R, P और R, P और R जो है वो, P अलग है, R अलग, वो तो इंटरसेक्शन उसका कुछ हो ही नहीं रहा, ओवरलैपिंग एरिया कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे नो शेडिंग। इस तरह लिख दो, ये खाली बॉक्स बना दो, यानी कि कोई शेडिंग नहीं है। तो अब क्या करना है, अब ये P इंटरसेक्शन Q यानी ये वाला एरिया और P यूनियन R यानी ये एम्प्टी, इन दोनों को हमने करना है यूनियन, यानी मिलाना है। तो जब मिलाएंगे तो फिर यही वाला आंसर आ जाएगा ना, इसको मैं फिर ऐसे कर देती हूँ। तो अब फाइनल आंसर मेरा ये आ गया। फाइनल आंसर में मुझे ये वाला एरिया आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो दोनों फिगर में एक ये लूप ही फाइनल आंसर आया है, तो और यही हमारा आंसर है, ठीक है। यानी कि दोनों एरिया सेम आ रहे हैं। सो फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 both shadings are same, hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने प्रूफ कर दिया है कि P इंटरसेक्शन Q यूनियन R जो है वो इक्वल है P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R के, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ये हमारा लॉ यहाँ प्रूव हो गया और साथ ही क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट्स A एंड B इन द यूनिवर्सल सेट। एक वेन डायग्राम बनानी है, इलस्ट्रेट करना है यानी दिखाना है
इन सेट्स को जो कि नीचे दिए गए हैं सेट ए एंड बी यूनिवर्सल सेट के अंदर। सेट ए दिया नहीं गया, आपको सिर्फ उसका नंबर दिया गया है। एन और ब्रैकेट में ए जब लिखा हो तो उसको कैसे पढ़ना है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए 60 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी 48 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 20 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 90 है। यानी हमें एलिमेंट्स तो नहीं दिए गए लेकिन उनका नंबर बता दिया गया कि हर सेट में ना इतने इतने नंबर हैं। और ये भी हमें पता है कि ए और बी जो दो सेट्स आ रहे हैं यहाँ पे उनका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन में 20 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको जो है ना हमने दिखाना है वेन डायग्राम के ऊपर बस। तो चलिए चलते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम पे दिखाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि शो करता है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके अंदर दो सर्कल्स बनाने हैं। दो सेट्स हैं इसलिए दो सर्कल बनेंगे, एक सेट ए के लिए और इसके ऊपर थोड़ा ओवरलैप करके सेट बी बनाना है, इसलिए कि ओवरलैपिंग यानी इनका इंटरसेक्शन है। इसके अंदर आ रहे हैं 20 एलिमेंट्स, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में इन्होंने खुद ही बता दिया कि 20 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो पूरा ए है इसमें से ये 20 तो इधर निकल गए, तो पूरे ए में कितने थे 60, तो 60 में से 20 निकाल दो तो इसमें 40 एलिमेंट्स बच जाते हैं। और पूरे बी में थे 48 में से ये 20 निकाल दो तो 48 माइनस 20 28 बच गए, ठीक है। तो ये ओनली बी के एलिमेंट्स हैं, ये ओनली ए के एलिमेंट्स हैं और ये इनके इंटरसेक्शन के, जबकि पूरे यूनिवर्सल सेट में थे 90। तो अब आप देखो कि इनको प्लस कर लो कि ये कितने बन रहे हैं। तो 40 + 20 60, 60 + 28 ये करके आपने देखना है, तो ये बनते हैं 88, ठीक है। यानी पूरे 90 में से 88 तो ए बी के अंदर ही आ गए हैं। तो 90 में से अगर 88 माइनस कर दिए जाए तो 2 बचते हैं, 2 यहाँ बाहर कहीं आ रहे होंगे, 2 एलिमेंट्स यहाँ कहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसकी वेन डायग्राम है जो हमने कंप्लीट कर लिया एंड दैट्स इट। तो हमारा ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और इन्फॉर्मेशन क्या है कि सेट ए के अंदर जो है वो 34 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के 52 एलिमेंट्स हैं और ए यूनियन बी के 60 एलिमेंट्स हैं और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 85 करेंगे। सबसे पहले आपने बनाना है एक रेक्टेंगल जो कि शो करता है यूनिवर्सल सेट को और ये डायग्राम क्या है, दिस डायग्राम इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। अच्छा, अब इसके अंदर सेट ए है जिसके अंदर 34 एलिमेंट्स हैं, सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 52 और ए यूनियन बी यानी ए और बी के मिला के टोटल 60 हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट जो है वो है 85। अच्छा, आपको इंटरसेक्शन के नहीं पता तो इंटरसेक्शन की कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आपकी बुक में ही दिया गया है। वी हैव, पहले वो लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इससे आप फाइंड कर सकते हो, इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दो। ये जो है ए यूनियन बी का नंबर हमें दिया गया 60, उसके नीचे मैंने लिखा 60, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए भी मुझे पता है 34 वो लिखा, प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी जो कि है 52 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से आ जाएगा। तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर लो, ये जब प्लस होंगे तो ये आपके पास आएगा 86। आपको क्या फाइंड करना है ये, तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है ना, इसको इधर ले और 60 को उधर ले जाओ। इसको मैं इधर ले आई हूँ तो ये माइनस ख़त्म होके प्लस हो गया, 60 को इधर ले आई हूँ तो 86 माइनस 60 यानी कि 26। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी जो वो 26 है। तो ओवरलैपिंग एरिया में जो है 26 एलिमेंट्स होंगे। ये ऐसे सेट्स बनेंगे, ये ए है ये बी है, इसमें 26 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये ए इंटरसेक्शन भी है ना लूप, इसमें 26 आ रहे हैं। अब ए ओनली यानी इस वाले पार्ट में कितने, ए के टोटल 34 थे, 34 में से 26 माइनस करोगे तो यहाँ 8 बच जाएंगे और बी पूरे के थे 52, 52 में से 26 माइनस करोगे तो 26 बचेंगे,
ठीक है। अब पूरे यूनिवर्सल सेट में थे 85 एलिमेंट्स, तो 85 में से जो है 8 + 26 + 26, तो ये 60 बन जाते हैं, ठीक है। यानी ए और बी में कितने चले गए, 60 एलिमेंट्स। तो 85 में से जितने बचेंगे ना, यानी कि 85 में से आप 60 माइनस कर लो, तो जो बचेंगे वो यहाँ लिख देंगे। तो 85 - 60 विल गिव यू 25। तो 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ना तो ए में आ रहे हैं ना बी में, बस वो यूनिवर्सल में आ रहे हैं। तो ये इसकी कंप्लीट डायग्राम है।